नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुलाकात होने वाली कई मायनों में ये अहम है। इसके साथ ही फ्रांस के साथ रफाल डील पर बातचीत भी संभव है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा से जुड़े विषय पर बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले कल रक्षा मंत्री और सीडीएस की मुलाकात हुई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज जम्मू विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। पहलगाम हमले के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। सत्र की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मौन रखकर हुई। सभी विधायकों ने उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इस हमले की निंदा की और कहा कि ये सभा इस हमले की निंदा करती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार कई कड़े कदम उठा रही है। सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें डॉन न्यूज, जियो न्यूज, समा टीवी, बोल न्यूज जैसे कई चैनलों का नाम शामिल है। ये चैनल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के बारे में झूठी और भ्रम फैलाने वाली खबरें प्रसारित कर रहे थे। सरकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी नजर है। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बीबीसी की रिपोर्टिंग को लेकर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को मिलिटेंट्स कहा था। विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन ने बीबीसी को पत्र भेजकर विरोध दर्ज कराया है। पत्र में बीबीसी से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता और सटीकता का पालन करें। एक्सपीडी ने चेतावनी दी है कि बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भविष्य में बारीकी से निगरानी रखी जाएगी। भारत सरकार ने साफ किया कि आतंकवादियों के लिए मिलिटेंट्स जैसे शब्द अस्वीकार्य हैं और ये देश की भावनाओं के खिलाफ हैं। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में आज नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता होने जा रहा है, जिसमें 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच ये समझौता होगा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 63,000 करोड़ रुपए है। इस समझौते से भारतीय नौसेना की ताकत में काफी वृद्धि होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बांग्लादेश में अप्रवासी बांग्लादेशियों ने ही यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईसीसी यूएन के बाद अब इंटरपोल में भी यूनुस की याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें यूनुस पर मानवीय हिंसाओं के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने की मांग की गई है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। 27 और 28 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने कुपवाड़ा और पुंछ जिलों के विपरीत क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग उठ रही है। इसी बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ऐसा पोस्ट किया है, जिसके बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ की कुनकरी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे यूडी मिंच ने अपने सोशल मीडिया में भारत और सेना के खिलाफ विवादित पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि अगर पाकिस्तान से भारत युद्ध करता है तो उसकी हार निश्चित है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तानी नागरिक को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे पास केवल एक पाकिस्तानी नागरिक है और वह तिनसुकिया जिले में रहती है। एक स्थानीय परिवार में शादी की है, लेकिन वह मूल रूप से पाकिस्तान की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर देशद्रोही बयान देने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने नेता सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने श्री गुरु अंगद देव जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें नमन किया है। अमित शाह ने एक्स पर कहा,
सिख धर्म को सेवा, कर्तव्य, सत्यनिष्ठा और समानता के मार्ग पर आगे ले जाकर मानव मूल्यों की नींव को और भी मजबूत बनाने वाले गुरु अंगद देव जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें नमन करता हूं। चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं। यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण के मद्देनजर हरिद्वार में निःशुल्क पंजीकरण काउंटर तैयार किए गए हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होगी। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ व 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। इससे पहले श्री केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो साझा किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित होने के बाद कल शाम अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने के समय तक 536 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश वापस जा चुके हैं। वहीं 836 भारतीय नागरिक स्वदेश लौट चुके हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म वीजा रखने वाले हिंदू पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह सकते हैं और उनके वीजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संभल के शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में आज सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संभल शाही जामा मस्जिद असल में हरिहर मंदिर है। 8 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन में पिछले साल दाखिल की गई थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट और संभल की जिला अदालत दोनों में आज सुनवाई होगी। दरअसल मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मस्जिद कमेटी का कहना है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में हो रहे सर्वे से उनके धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आज 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इन अपीलों में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और कुछ चयनित शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाएं शामिल हैं। जो एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें इन शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का निर्देश दिया गया था। पहले ये मामला न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति समता दास की पीठ को सौंपा गया था। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत के बाद अब अन्य शहरों में बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को पकड़ने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। वडोदरा शहर के पूर्व क्षेत्र एकता नगर में पुलिस की 10 टीमों ने सर्च ऑपरेशन कर 300 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दिल्ली आयुष्मान व्यय वंदना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली में 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड जारी किया है। वरिष्ठ नागरिक 10 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा ले सकेंगे। कार्ड वितरण के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिल्ली सरकार मुहैया कराएगी। योजना के अंतर्गत उपचार के लिए देश के लगभग 32,000 सरकारी और निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ JNUSU के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसक के नीतीश कुमार अध्यक्ष चुने गए हैं। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन DSF की मनीषा उपाध्यक्ष और मुंतहा फातिमा महासचिव चुनी गई हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के वैभव मीना संयुक्त सचिव चुने गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय के 16 स्कूलों और विभिन्न संयुक्त केंद्रों के कुल 42 काउंसलर पदों में से 23 पदों पर जीत दर्ज की है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय समुदाय ने जर्मनी के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। भारतीय समुदाय ने जहां एक और फ्रैंकफर्ट में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन जताया, वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकोनिया में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहलगाम आतंकी हमले से कलाकार भी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कलाकार रूपचंद ने भी एक पेंटिंग बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से एक संदेश भी दिया।
इसमें इन्होंने दिखाया है कि कैसे भारत पाकिस्तान से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने को तैयार बैठा है। रूपचंद ने भारतीय सेना को जांबाजी से आतंकवादी रूपी सांपों को कुचलते हुए भी दिखाया है। मध्य प्रदेश में शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर, भोपाल, मंदसौर और जबलपुर जिले सहित कई शहरों में आबकारी अधिकारियों और शराब ठेकेदारों के ठिकानों से संबंधित 11 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ये कार्रवाई 71 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक चालान घोटाले के सिलसिले में की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन तेज हो गया है। आतंकवादी तंत्र के खिलाफ रविवार को भी कार्रवाई जारी रखते हुए प्राधिकारियों ने बांदीपुरा, पुलवामा, कुपवाड़ा और शोपियां जिलों में सक्रिय 4 आतंकवादियों के घर ध्वस्त कर दिए। वाराणसी में वैशाख अमावस्या के अवसर पर गंगा घाट पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु एकत्रित हुए। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित कैंडल मार्च में भाग लिया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पहलगाम आतंकी हमले पर उन्होंने कहा कि हमने श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया है। जब भी देश को हमारी जरूरत होगी, हम सिक्किम के लोग हमेशा वहां खड़े रहेंगे। दिल्ली में आने वाले दिनों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आएगी और मई की शुरुआत ठंडी रहेगी। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी असम और मेघालय में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलने के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विभिन्न विभागों में 479 नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। पटना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेहरू पथ पर कोतवाली थाना के पास एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड हेल्थ समिट की क्षेत्रीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार का मुख्य फोकस हेल्थ केयर सेक्टर पर रहने वाला है। साथ ही कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 8 संस्थाओं के साथ MOU साइन किए हैं। टैरिफ वॉर को यूपी सरकार खुद के लिए अवसर बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार नई निर्यात नीति लाने जा रही है, जिसके तहत 2030 तक निर्यात 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए दान मांगने के उद्देश्य से बैंक खाता खोलने वाले भ्रामक व्हाट्सएप संदेश का खंडन किया है। मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसे धोखाधड़ी वाले संदेशों का शिकार न होने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि सरकार ने किसी भी तरह के दान की मांग नहीं की है। विदेशी निवेशकों ने बीते कारोबारी हफ्ते में भारतीय शेयर बाजारों में 17,425 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अप्रैल के तीसरे कारोबारी हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की थी। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के डिजाइन, डेवलपमेंट, आपूर्ति, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव शामिल है।
देश की 10 शीर्ष में से 6 कंपनियों की ज्वाइंट मार्केट कैंप में बीते हफ्ते करीब 1,18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इनमें टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस और आईटीसी के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले। भारतीय शेयर बाजार 250 अंकों की बढ़त के साथ 79,400 के पार खुला। सेंसेक्स निफ्टी भी 78 अंक चढ़कर 24,118 पर खुला। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत चालू वित्त वर्ष में 6.5% की दर से बढ़ सकता है। लगभग सभी क्षेत्रों को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। एलआईसी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए परिवारों के लिए बीमा दावों में राहत देने का ऐलान किया है। एलआईसी के सीईओ और एमडी ने कहा कि बीमा दावों के निपटान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक राहत मिल सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने नए ऊर्जा कारोबार और पेट्रोकेमिकल विस्तार पर 1.5 लाख करोड़ का निवेश करेगी। इस निवेश से ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर का बड़ा विस्तार होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में वाहनों के लिए ग्रीन फ्यूल उपलब्ध कराने वाले सीएनजी स्टेशनों की संख्या में 930% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की संख्या बढ़ाकर 2026 तक 126 करने की योजना बनाई है। वर्तमान में 37 रडार ऑपरेशनल हैं, जिनकी संख्या 2025-26 तक 73 और 2026 के अंत तक 126 तक करने की योजना है। कनाडा में आज आम चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। देश भर के मतदाता हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी 343 सदस्यों का चुनाव करेंगी। लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे के बीच कड़ी टक्कर है। ताजा सर्वेक्षण के अनुसार लिबरल पार्टी 196 सीटें जबकि विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को 122 सीटें मिल सकती हैं। इजरायली जेट विमानों ने देर रात बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया है। नवंबर के अंत में युद्ध विराम लागू होने के बाद से क्षेत्र पर यह तीसरा इजरायली हमला है। इजरायली सेना ने हमले से पहले जारी चेतावनी में कहा कि वे हिरदत क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने जा रहा है। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूएनआरडब्ल्यूए ने बताया कि गाजा पट्टी में उसका आटा भंडार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इस संकट के लिए एजेंसी ने इजरायल द्वारा खाद्य और मानवीय सहायता के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के दक्षिणी हार्मोजगान प्रांत में एक बंदरगाह पर हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। वहीं घायल हुए लोगों की संख्या बढ़कर 800 पहुंच गई है, जबकि 6 लोग अभी भी लापता हैं। ईरान में अब्बास बंदरगाह पर हुए ब्लास्ट के बाद बचाव दल युद्ध स्तर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव से पहले सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य सेवा हॉटलाइन की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया में 3 मई को आम चुनाव होना है। इजराइल के तेल अवीव में हजारों नागरिक एकत्रित हुए और गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने तथा सभी बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। छठी चीन मध्य एशिया विदेश मंत्रियों की बैठक कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में आयोजित हुई। इस दौरान सभी पक्षों ने चीन मध्य एशिया सहयोग को आगे बढ़ाने पर गहन चर्चा की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस के 8 मैच में 12 अंक हैं और वो अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हैं। ये मैच जीतने के साथ गुजरात की टीम अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। वहीं राजस्थान की टीम 9 मैच में 4 अंक के साथ 9वें स्थान पर है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए राजस्थान के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग की अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच गई है। कल दिल्ली में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से मात दी। दिल्ली की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। दिल्ली की ओर से लोकेश राहुल ने सर्वाधिक 41 रन बनाए।
विराट कोहली आईपीएल में ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे आ गए हैं। कोहली आईपीएल के इस सीजन में 443 रन बना चुके हैं। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 5वां मैच जीतने में कामयाबी पाई। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए। मुंबई की ओर से सूर्य कुमार यादव और रायन रिकेल्टन ने अर्धशतक लगाए। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 161 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने 148 रन के लक्ष्य को 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम 38.1 ओवर में 147 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 3 विकेट लिए। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से शुरू हो गया है। सीरीज के पहले टेस्ट में जिम्बाब्वे ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। लिवरपूल ने 20वीं बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। इसके साथ लिवरपूल ने इससे सबसे ज्यादा बार ईपीएल जीतने के मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। लिवरपूल ने टॉटनहैम को 5-1 से मात दी। इस जीत के साथ लिवरपूल का ईपीएल चैंपियन बनना तय हो गया है। और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को मैड्रिड ओपन में एक बॉल मार्क की तस्वीर लेने के लिए वार्निंग दी गई है। ज़ेवरेव ने स्पेन को एलेजेंड्रो को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं J&K असेंबली, जहां उमर अब्दुल्ला खिताब कर रहे हैं। पहलगाम के हमले के बाद उसकी निंदा करने के लिए, उसकी मजम्मत करने के लिए और उन 26 लोगों के साथ हमदर्दी करने के लिए उस वक्त ये तय हुआ कि हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो एक दिन का सेशन बुलाएं। वो इसलिए कि न पार्लियामेंट न इस मुल्क का कोई और असेंबली पहलगाम के उन 26 लोगों के दुख दर्द को इतना समझती है जितना जम्मू कश्मीर का अपना ये असेंबली है। स्पीकर साहब, दाएं बाएं देखिए, आपके सामने वो लोग बैठे हैं जिन्होंने खुद अपने किसी करीबी रिश्तेदार को कुर्बान होते हुए देखा। हमारी छोटी बहन शगुन से लेके सकीना, सजाद, कैसर, किन किन के नाम लूं? किसी ने वालिद खोया, किसी ने अंकल, और सजाद ने जिस तरह हाउस के सामने उस दर्द का इजहार किया, मेरे पास शायद उससे बेहतर उसका यहां हाउस के सामने जिक्र करने के लिए अल्फाज नहीं होंगे। हम में से कितने हैं जिनके ऊपर हमले हुए? रफीक साहब, इन्होंने अपने वालिद साहब पे हमला होते हुए देखा। नायक साहब उस हमले की जो निशानी उन पे रही, कब्र तक वो उन जख्मों को ले गए। इसी तरह कई सारे हमारे साथी जो अगर हम गिनना शुरू करें, गिनते गिनते थक जाएंगे कितने हमले हुए। ये असेंबली, राठौर साहब आप उस असेंबली के मेंबर थे, सलातिया साहब उस असेंबली के मेंबर थे, सागर साहब, मुबारक गुल साहब,
सैफुल्लाह मीर साहब, कितने और हमारे साथी जब 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर के असेंबली कॉम्प्लेक्स पे हमले में 40 लोग अपनी कीमती जानें गंवा गए। इसलिए मैंने कहा उन लोगों के दुख दर्द को शायद इस असेंबली से ज्यादा कोई और असेंबली या पार्लियामेंट समझ नहीं पाएगी। इसलिए हमने चाहा कि यहां इस हाउस के तरफ से इस हमले की मजम्मत हो और उन 26 खानदानों के साथ हम अपनी जो है उनके साथ हमदर्दी करें। हम सही कहा सजाद ने, उनके नाम का जिक्र होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जब जो ओरिजिनल आपने ओबिचुरी रेफरेंस मूव की उनमें जो 26 नाम हैं, लेफ्टिनेंट नेवी के अफसर विनय नरवाल हरियाणा से, एन रामचंद्रन केरला से, दिनेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ से, अतुल श्रीकांत मोनी महाराष्ट्र से, नीरज उधवानी उत्तराखंड से यूएई में काम कर रहे थे, समीर गुहा वेस्ट बंगाल से। आपको बता दें जम्मू विधानसभा का आज एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपना बयान दे रहे थे और बता रहे थे कि पहलगाम आतंकी हमले में जो लोग जा चुके हैं, जिन लोगों पर हमला हुआ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज़ में इतना ही। हमें यही इजाज़त दीजिए। नमस्कार।